हे एवरीवन, चलिए आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ द हिंदू अपडेट्स प्रीलिम्स 2020 स्पेशल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक के सारे हिंदू अपडेट्स। और अभी हिंदू में कुछ न्यूज़ ऐसी आ नहीं रही है, ज़्यादा कंटेंट मिल नहीं रहा है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ज़्यादातर आर्टिकल्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछले 4 दिनों में जो भी पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला आर्टिकल हमारे पास है न्यू ई कॉमर्स रूल्स टू किक इन नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी रिसेंटली रामविलास पासवान जी जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ई कॉमर्स रूल्स 2020 को नोटिफाई किया है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और कौन से नए रूल्स लाए गए हैं, यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स जो 2020 जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेटअप करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ को ये अब डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी कि जो मटेरियल वो सेल कर रही हैं अपनी वेबसाइट पर वो कहाँ से आ रहा है और उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। साथ ही साथ रिटर्न, रिफंड और एक्सचेंज की सारी डिटेल्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ऑन द वेबसाइट प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। देखिए, नेक्स्ट रूल्स यहाँ पर हमको मिल रहा है 48 आवर्स टू एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट एंड 1 मंथ टाइम पीरियड टू रिड्रेस द कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल होने के 48 आवर्स के अंदर कंज्यूमर तक ये एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाना चाहिए कि उनकी कंप्लेंट रिसीप्ट हो गई है, और साथ ही साथ 1 महीने के टाइम में उस कंप्लेंट को रिड्रेस कर देना चाहिए बाय द ई कॉमर्स कंपनी। इट प्रोहिबिट्स द ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस। आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस रहती हैं और कंज्यूमर को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि उनको यहाँ पर सबसे सस्ती चीज़ मिल रही है। तो अभी जो न्यू रूल्स आ रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स को लेकर, उसमें ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा जो मैनिपुलेशन किया जाता है प्राइस का, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। साथ ही साथ सेलर्स जो गुड्स और सर्विसेज को वहाँ पे सेल करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, दे कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज। उनको अपनी सर्विसेज को विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर को कुछ कंप्लेंट है उनकी सर्विसेज को लेकर, तो वो सर्विसेज उन्हें विड्रॉ करनी पड़ेंगी। और अगर गुड्स को लेकर कोई कंप्लेंट है तो वो गुड्स उन्हें वापस लेने पड़ेंगे और पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ये रूल्स मैंडेटरी हैं, एडवाइजरी नहीं है। आप ये ध्यान में रखिए, दिस रूल्स आर मैंडेटरी नॉट एडवाइजरी। अब यहाँ हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था और अभी रिसेंटली अमेंडमेंट जो हुआ है 2019 में, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और अभी 2019 में उसको अमेंड किया गया है। तो हम यहाँ पर उन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और नए वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या अंतर है। अगर हम बात करें 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वहाँ पर कोई एक सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। जैसे आज हमने अभी डिस्कस किया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया जा रहा है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या करेगी, जो भी कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं और कंप्लेंट्स हैं उनको, या कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ऐसा कोई रेगुलेटर पहले वाले एक्ट के अंडर में नहीं था। और 1986 की बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कोई हार्म पहुँचता है, कोई हानि होती है, तो उसके लिए आप कंपेंसेशन फाइल नहीं कर सकते थे। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, नाउ देयर कंज्यूमर कैन सीक कंपेंसेशन फॉर एनी हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक डिफॉल्ट और था कि कंप्लेंट जो है वो पहले सेलर्स का जहां ऑफिस होगा, जिस लोकेशन पे सेलर का ऑफिस होगा, वहीं के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकेगी। लेकिन अभी रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में ये अब कंज्यूमर फ्रेंडली कर दिया गया है और जहां पर कंज्यूमर रहता है वहीं पर अब वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो कोर्ट्स थे, कंज्यूमर कोर्ट्स थे, उनकी अपनी एक जुरिस्डिक्शन लिमिट थी कि जैसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट थे वो 20 लाख तक का अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सुन सकते थे।
अभी वो लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दी गई है। स्टेट में जो कंज्यूमर अथॉरिटीज़ थी, कंज्यूमर कोर्ट्स जो थे, वो 1 करोड़ तक के केस को सुन सकते थे। अभी वो लिमिट 10 करोड़ तक है। और नेशनल लेवल पर पहले 1 करोड़ थी, अब बढ़ाकर वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा के जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे, जो भी मैटर्स आएंगे, वो नेशनल लेवल पर देखे जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट अमेंडमेंट में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोविजंस होते हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रोविजंस, कंज्यूमर राइट्स जो होते हैं, वो एप्लीकेबल है ई कॉमर्स कंपनीज पर। पहले मीडिएशन सेल्स नहीं होते थे, अब कोर्ट मीडिएशन सेल्स को भी केस रेफर कर सकते हैं। मीडिएशन सेल समझिए क्या होता है, जैसे कोई भी मैटर अगर कोर्ट चाहता है कि बाय नेगोशिएशन सॉल्व हो जाए, तो उसको मीडिएशन सेल पे भेज दिया जाता है, जहां पर दोनों पार्टी आपस में नेगोशिएट करती हैं और उस नेगोशिएशन के बाद उस केस को वहां पर सॉल्व कर दिया जाता है विदाउट एनी फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ बात हुई है POCSO, पॉक्सो केस फाइल्ड इन केरला। अब ये पॉक्सो केस फाइल्ड इन केरला में आपको बता दूं क्या कॉन्टेक्स्ट है कि केरल के अंदर एक 16 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग के कारण इस एक्ट के तहत एक केस फाइल किया गया है। तो हमें यहाँ पर POCSO, पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। ये 2012 में आया था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज लाइक सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। जो भी बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट या पोर्नोग्राफी के केसेस आते हैं, उनसे रिलेटेड, उनसे डील करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। रिसेंटली पॉक्सो एक्ट को अमेंड किया गया 2019 में, और वहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को क्लियरली पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है। और भी कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बट आपको यहाँ पर मेजर अमेंडमेंट जो याद रखना है वो है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक पनिशेबल ऑफेंस क्लियरली डिफाइन किया गया है। इट इज जेंडर न्यूट्रल एंड दस लुक्स इनटू द असॉल्ट ऑफ बोथ माइनर गर्ल्स एंड बॉयज। और ये जो अमेंडमेंट किया गया है पॉक्सो एक्ट 2019, अब ये जेंडर न्यूट्रल है, ये माइनर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को कंसीडर करता है। अगर हम NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2016 के डेटा के बारे में बात करें, डेटा को देखते हुए बात करें, तो कन्विक्शन रेट जो पॉक्सो एक्ट के अंदर है वो 29.6% है और पेंडेंसी रेट 89% है। मतलब जो केसेस आते हैं, जो केसेस फाइल होते हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट, उसमें से फाइनली कन्विक्ट कितने किए जाते हैं, यानी कि 29.6% लोगों पर ही अपराध सिद्ध हो पाता है। बाकी जो 89% केसेस हैं वो पेंडिंग ही रह जाते हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना चाहिए, और क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल सकता है लाइक कन्विक्शन रेट अंडर पॉक्सो एक्ट इज़ वेरी हाई। बताइए सही है या नहीं? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन रेट जो है पॉक्सो एक्ट के अंडर में वो बहुत कम है, पेंडेंसी रेट ज़्यादा है। तो NCRB के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वो लेक्चर्स जरूर जाके देखिए, और NCRB के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, सेग्रीगेशन ऑफ कोविड-19 वेस्ट इज अ मस्ट। किसने कहा है? ये NGT ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी पता होना चाहिए क्या है। अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोविड-19 का जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है जगह जगह से, उसको जनरल गार्बेज से सेपरेट करना है, ऐसा कहा गया है बाय द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है हमारी कंट्री में 2016, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ये आ सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और फिर उसमें से पूछा जाएगा विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इट कॉल्स फॉर फेज आउट द यूज ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स विद इन 2 years। 2 साल के अंदर अंदर जो भी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, या जो ब्लड बैग्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उनको फेज आउट कर देना चाहिए बाय द हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या क्लिनिक
और सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि इट कॉल्स फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट, ब्लड सैंपल्स एंड ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट। यानी जो भी लेबोरेटरी से वेस्ट निकल रहा है, ब्लड सैंपल्स का वेस्ट है या ब्लड बैग्स जो निकल रहे हैं उनको डिस्पोज करने से पहले आप उनका ऑन साइट डिसइंफेक्शन कीजिए। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में नोटिफाई किया जा चुका है। यानी कि किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसका एक प्री ट्रीटमेंट जरूरी है, उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है ताकि वो फर्दर किसी को इफेक्ट ना करे डिस्पोज होने के बाद। इट सीक्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी कि हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में, क्लिनिक्स में जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है और कैसे डिस्पोज करना है। स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए और उसकी डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट लैंड प्रोवाइड करनी चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज, लेबोरेटरीज, इनको एक सेपरेट लैंड प्रोवाइड करना चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्पोज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में। मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या होता है? मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा और ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ के केसेस सामने आ रहे हैं ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस और ख़ास करके ये स्टूडेंट्स पर, बच्चों पर काफ़ी असर कर रहा है साइकोलॉजिकली। तो उसी को देखते हुए MHRD ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है मनोदर्पण। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जाएगी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल्स के हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जहां पर एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी अवेलेबल होंगे इस टोल फ्री नंबर पर। इस मनोदर्पण इनिशिएटिव की एक सेपरेट वेबसाइट होगी जहां पर इंटरैक्टिव ऑनलाइन चैटिंग और ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। वहाँ पर एडवाइजरीज आपको मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से लेकर। आपको एक नेशनल लेवल पे जो काउंसलर्स हैं उनका एक डेटाबेस उस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय MHRD टू डील विद मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। और कोविड-19 के चक्कर में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मनोदर्पण रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रेफर्स टू, और मनोदर्पण रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में अक्सर देखने को मिलेंगे। या फिर आपसे मिनिस्ट्री का नाम पूछ लिया जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो MHRD के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, किसके लिए है, बेनिफिशियरी कौन है इसका, स्टूडेंट्स इसके बेनिफिशियरी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ओके, रेगुलर अपडेट्स और भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल गर्ग_संदेश पर फॉलो कर सकते हैं और ज़रूर से फॉलो कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर आपको और कई सारे रेगुलर अपडेट्स देता हूँ विद इन अ डे। तो गर्ग_संदेश मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच पाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, और हम कुछ अच्छे लोगों की, जो सच में रियल में जो टैलेंट है इंडिया का, वहाँ तक हमारी क्वालिटी एजुकेशन को पहुँचा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।